अच्छा जी, we ask questions. मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? यस सर, आ रही है। जी सर, आ रही है। जी जी, क्वेश्चंस पूछें फिर। ये बक कन्वर्टर के अंदर यहाँ पे तो आपको पता चल गया ना कि ये किन फैक्टर से आपके पास रिपल जो है वो चेंज होता है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट का क्या ताल्लुक है। अगर रिपल उतना ही रहे तो करंट आप लोअर करते जाएंगे तो आप सीसीएम से डीसीएम मोड में जा सकते हैं। ठीक है। यस सर। तो बाकी जो है यहाँ पे उसी जो मिनिमम करंट है उसको हमने निकाल लिया, आउटपुट बाउंड्री करंट को। ठीक है कि अब किस डीसी वैल्यू ऑफ आउटपुट करंट के ऊपर जाके आप जो है बिल्कुल बाउंड्री पे होंगे। अगर इससे कम आप आउटपुट करंट करेंगे तो आप डिसकंटिन्यूस कंडक्शन मोड में, अगर इससे ज़्यादा रखेंगे तो आप कंटिन्यूस कंडक्शन मोड के अंदर या करंट मोड के अंदर है। ठीक है। तो बक कन्वर्टर के अंदर क्या है कि आपके पास क्योंकि ये वाला हिस्सा जो है वो आउटपुट की साइड पे है, तो ये डायरेक्ट इंडक्टर के अक्रॉस जो बाउंड्री करंट है वो आउटपुट के अक्रॉस बाउंड्री करंट के बराबर है। तो यहाँ पे ये फंक्शन ऑफ ड्यूटी साइकिल जी। सर जी, हमने आई ओ बी से मतलब पता चलता है ना कि कंटिन्यूस में है या डिसकंटिन्यूस में है, तो ये आई ओ बी मैक्सिमम से भी हम मतलब निकाल आईओबी सकते हैं मैक्सिमम है कि आईओबी आपके पास ना ड्यूटी साइकिल के साथ चेंज कि होता हमारा रहता है। सीसीएम है या डीसीएम है। हाँ ठीक है। अब अगर एक ही मैं ग्राफ बना रहा हूँ जी और उस ग्राफ के अंदर मैं कहता हूँ लेट से ये वाली साइड पे मेरे पास ड्यूटी साइकिल है और इस वाली साइड के ऊपर मेरे पास आईओबी की वैल्यू है। ठीक है। ये मेरे पास एक रिलेशन है ना, इस रिलेशन को प्लॉट करना है लेट से। तो ड्यूटी साइकिल की वैल्यू 0 रखेंगे जी तो हमारे पास इसकी आईओबी की एक मैक्सिमम वैल्यू आएगी ये। और जब ड्यूटी साइकिल को आप 0 के ऊपर, ये था जब ड्यूटी साइकिल को 1 कर देते हैं तो ये क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन है ये 1 - t, तो ये 0 के ऊपर आ जाता है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है कि ये जो पूरा आईओबी की बात हो रही है ना, तो हम कह सकते हैं कि आईओबी हमारे पास है फंक्शन ऑफ ड्यूटी साइकिल, और इसकी ये जो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू है वो हमारे पास है आईओबी मैक्स। अब इस केस में बक कन्वर्टर के केस के अंदर ये मैक्सिमम वैल्यू आपके पास आ रही है जब ड्यूटी साइकिल 0 होता है, क्योंकि इसके रिलेशन में ऐसे है। तो अब अगर आपको पूछा जाए कि जी करंट की लेट से कोई एक वैल्यू, अब करंट तो ड्यूटी साइकिल पे नहीं ना, आउटपुट करंट डायरेक्टली नहीं डिपेंड करता, लेट से इतने करंट की वैल्यू है। तो लेकिन खाली करंट की, आउटपुट करंट की वैल्यू बताने से आपको पता नहीं चलेगा कि आप डीसीएम या सीसीएम मोड के अंदर हैं। ठीक है। साथ में आपको क्या चीज चाहिए, आपको जो है ड्यूटी साइकिल भी पता होना चाहिए। तो ड्यूटी साइकिल देखा हमने, देखा जी ड्यूटी साइकिल की वैल्यू ज्यादा है तो सीसीएम मोड में है। अगर यही इतना ही करंट आपके पास वैल्यू हो, ये आउटपुट करंट की मैं बात कर रहा हूँ, आई आउटपुट करंट की, ये तो फिक्स नंबर है ना लाइंस के साथ बिहेवियर। तो अगर ड्यूटी साइकिल की वैल्यू आप कम कर देते हैं तो उसी करंट के साथ आप आ गए डीसीएम मोड में। ठीक है। यहां तक क्लियर है आपको? जी सर। ठीक है। अच्छा, अब लेकिन जी है कि आईओबी मैक्स ये वाला नंबर है। अगर मेरे पास जो आउटपुट करंट है वो आईओबी मैक्स से ज्यादा है तो क्या ड्यूटी साइकिल के ऊपर डिपेंड करेगा मुझे ये बताने के लिए कि सीसीएम में है कि डीसीएम में है? जो मर्जी ड्यूटी साइकिल 0 से 1 के बीच में जाता है, ड्यूटी साइकिल 1 हो जाए या ड्यूटी साइकिल 0 हो जाए, अगर इफ आई आउटपुट इज ग्रेटर देन आईओबी मैक्स तो हम हमेशा आईओबी मैक्स तो हमेशा हम सीसीएम में होंगे।
ठीक है, बशर्ते के कोई और पैरामीटर आईओबी मैक्स जिन वैल्यूज पे डिपेंड कर रहा है उनमें से कोई चेंज ना हो जाए। अगर ये चीजें नहीं चेंज होती, आईओबी मैक्स फिक्स आपके पास रहता है, तो खाली आई आउटपुट को और आई आउटपुट की वैल्यू आईओबी मैक्स से ज्यादा है तो आप हमेशा सीसीएम में है। अगर आउटपुट करंट की वैल्यू आईओबी मैक्स से कम है तो फिर आपको ड्यूटी साइकिल भी देखना पड़ेगा। ये फर्क है इनमें। ओके सर। ठीक है, तो ये अब है कि अगर कोई सिनेरियो आपने लेट से सिस्टम डिजाइन करना है, आप चाहते हैं कि जी हमेशा सीसीएम के अंदर ही ऑपरेट करता रहे। आपने एक लेट से पावर सप्लाई कोई बनाई है, डीसी टू डीसी उसमें कन्वर्टर लगाया है, आप कहते हैं कि जी ये हमेशा जो है ना ये उसमें ऑपरेट करता रहे सीसीएम में, तो आप क्या करेंगे कि जी मिनिमम लोड करंट डिफाइन कर देंगे। ठीक है जी, ये लोड करंट है ना आई आउटपुट, जो उसका आई आउटपुट या जो भी आप उसको कह लें, आप कहेंगे कि जी आपने इसको इस्तेमाल करना है ना, तो जब भी आप इसको ऑन करेंगे तो आई आउटपुट मिनिमम इससे ज़्यादा रखना है। इससे कम के ऊपर आप लिख देंगे कि जी हम गारंटी नहीं करते कि फंक्शनैलिटी इसकी बिल्कुल ठीक तरीके से मेंटेन रहेगी, क्योंकि आपने डिज़ाइन में इन सारे पैरामीटर डीसीएम के हिसाब से ऑप्टिमाइज नहीं किए हुए। ठीक है, या लेट से रेगुलेटर एक आपने बनाया, अब रेगुलेटर में ड्यूटी साइकिल चेंज होता रहता है, तो सीसीएम और डीसीएम मोड में रेगुलेटर के केस में जो है वो इनपुट साइड पे कोई वोल्टेज चेंज होगी या कुछ भी हो गया, तो आपको पता है ना कि वो कैसे ऑप्टिमाइज करता है, वो आउटपुट को मेंटेन रखने के लिए ड्यूटी साइकिल चेंज कर देता है। तो आप खुद से अगर एक सिस्टम ड्यूटी साइकिल चेंज कर रहा है तो वो सीसीएम से डीसीएम मोड में ले जाएगा या डीसीएम से सीसीएम में ले जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा एक्सटर्नली देखते हुए, क्योंकि वो इंटरनली ये काम हो रहा है, लेकिन सिस्टम की डायनेमिक्स चेंज हो जाएंगी और जो कंट्रोलर या बाकी चीजों पे फर्क पड़ सकता है उसका। तो आप उसके लिए जो है ना, ये एक आईओबी मैक्स एक मैक्सिमम वैल्यू है, आईओबी की मैक्सिमम वैल्यू है, लेकिन अगर आउटपुट करंट इससे ज्यादा होगा तो हमेशा सीसीएम मोड में। तो ये टोटल जो है ना इसका मतलब के कॉन्सेप्ट है। क्लियर? जी। ओके सर, थैंक यू। ठीक है। और इसके बाद जो है, जब फिर अगर आप आपके पास करंट जब पता चल जाता है कि किधर था, अच्छा वो मैंने रिमूव कर दिया था, आईओबी से कम अगर आपके पास आउटपुट करंट है तो डिसकंटिन्यूअस में है। अच्छा, ये चीज याद रखनी है, जब एक दफा डिसकंटिन्यूअस कंडक्शन मोड में चला गया ना, तो जो आपने नहीं इधर रिलेशन निकाला था, बल्कि नहीं कहाँ पड़ा है, मैं इधर वैसे लिख देता हूँ, आपने एक रिलेशन ये पूरा निकालने के लिए भी रिलेशन आपने यूज किया था कि वी आउटपुट इज इक्वल टू डी टाइम्स वी इनपुट। ये चीज आपके पास वैलिड नहीं है और इसी को बल्कि आप निकालने के लिए ये सारा का सारा प्रोसेस कर रहे हैं, तो हमें दोबारा से जो है वोल्ट सेकंड बैलेंस और वो सब कुछ लगा के जो है इसको सॉल्व करना है। पर इसमें एक और एडिशनल वेरिएबल आ जाता है, वो ये है कि जी ये कितनी देर तक ऑन रहेगा, ये डिपेंड करता है कि कितनी आपने वोल्टेज अप्लाई की थी, तो कितने जो है ज़्यादा वैल्यू तक करंट चार्ज हो गया था, क्योंकि जितना ज़्यादा चार्ज होगा उतना ही ज़्यादा टाइम लेके ये डिस्चार्ज होगा। तो ये बहुत सारे पैरामीटर्स पे डिपेंड करता है। तो जब इसको सॉल्व किया तो यहाँ पे इक्वेशन के अंदर दो वेरिएबल आ गए, ना आपको आउटपुट करंट पता है क्या होगा, ना आपको ये टाइम पता है कि कितनी देर के अंदर ये करंट पीक से जीरो तक पहुंचेगा। तो उसके लिए हमने यहाँ पे सॉल्व करते वक्त, ये मैं ना एक तरह की अभी समरी बता रहा हूँ, पूरे वो स्टेप्स नहीं तमाम, तो उसको सॉल्व करते वक्त हमने एक और रिलेशन निकाला यहाँ से करंट्स के हिसाब से कि जितना भी ये वैल्यू है वो पूरी जीरो तक पहुंचनी है। तो वहां पर हमें ये वाला रिलेशन हमारे पास आया, ये वाला टू, और दोनों को इस्तेमाल करके हमने एक्चुअल रिलेशन डीसीएम मोड में निकाल लिया, जो कि हमें नजर आया कि कहाँ नॉर्मल जब आप कर रहे थे तो ये वाला हिस्सा फैक्टर जो है ये एग्जिस्ट नहीं करता था, वी आउटपुट ओवर वी इनपुट डी था सीसीएम में। जैसे ही डीसीएम मोड में आए तो ये कितने कॉम्प्लेक्स और पैरामीटर्स आ गए कि जी अब आपने ड्यूटी साइकिल या आउटपुट इनपुट रिलेशन निकालना है तो आपको करंट पता होना चाहिए, आईओबी मैक्स पता होना चाहिए, ठीक है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स का आइडिया होना चाहिए। तो इसके साथ फिर हमने ये प्लॉट किया, ये वही 1 - डी की आपके पास ना एक तरह की लाइन आपके पास आ रही है। तो ड्यूटी साइकिल जीरो के ऊपर जो करंट है वो आईओबी मैक्स, ये वाला पॉइंट है आईओबी मैक्स,
ठीक है, ये क्योंकि इसके ऊपर जो है ये लाइन है आईओबी ओवर आईओबी मैक्स की, तो ड्यूटी साइकिल 0 प्लेस करें तो ये मैक्सिमम वैल्यू इधर आ जाती है। ड्यूटी साइकिल 1 प्लेस करें जो कि यहाँ पे है तो ये 0 हो गया। तो यहाँ से हम जो है ना रिजल्ट्स वगैरह और पूरा उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये वही दूसरे तरीके से बस इसको ड्रा किया गया है। इधर हर लाइन जो है वो फिक्स्ड इनपुट आउटपुट गेन की है। तो इनपुट आउटपुट गेन का रिलेशनशिप हमें पता है, सीसीएम मॉड में ड्यूटी साइकिल के बराबर था, और डीसीएम मॉड के अंदर जो है ना यहाँ पे दो जगह पे ये आ रहा है, तो ये मल्टीप्लाई डिवाइड करके पूरा एक सॉल्व करके आपको जो है ना फिर रिजल्ट उसका मिलेगा। ठीक है, और ये चीज रिलेटिवली इंपॉर्टेंट है। और कोई क्वेश्चन आप लोगों का अभी तक का? किसी का कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा, मैं अब आप लोगों से पूछता हूँ, जब हम एक दफा अगर बक की बजाय बूस्ट कन्वर्टर के ऊपर आते हैं तो क्या फर्क पड़ेगा हमारे पास रिलेशन के अंदर? इंडक्टर जो था वो इनपुट साइड पे आ गया था, जी जी। तो और इंडक्टर करंट आउटपुट का पे एवरेज इंडक्टर करंट अब किसके बराबर होगा? मतलब चले इंडक्टर करंट ही खाली कर लें, इंडक्टर करंट अब किसके बराबर है? ये कहां से आ रहा है सारा इंडक्टर करंट? इनपुट साइड से आ रहा है। इनपुट साइड से, तो इंडक्टर करंट इनपुट करंट के बराबर है। ठीक है, इसकी एवरेज भी इसके बराबर है, और इसकी जो है वेरिएशंस जो हैं, ठीक है, क्योंकि ये इनपुट साइड के ऊपर इनपुट करंट स्विचिंग एक तरह का आता है, तो वो भी इनपुट के बराबर ही है। इनपुट मतलब इनपुट पावर में इस चीज को आपने लेना है। इस केस में जब आप बक कन्वर्टर में कर रहे थे तो जो आपके पास इंडक्टर के क्रॉस जो करंट था उसकी एवरेज वैल्यू जो है वो आई आउटपुट के बराबर थी, एवरेज। और जो रिपल उसका था डेल्टा आई एल कह लेते हैं, वो आपके पास डेल्टा आई एल माइनस आई आउटपुट करके ये जो आ रहा था, तो वो आपके पास सारा कैपेसिटर के क्रॉस आ रहा था। तो इधर अब आपके पास क्या है कि जी ये जो डायोड का करंट आएगा, ठीक है, इसकी जो एवरेज वैल्यू है वो आपके पास यहां से आउटपुट करंट के बराबर होगी, और डायोड के करंट के क्रॉस जो रिपल आ रहा है डेल्टा आई डी कह देते हैं इसको, उसमें से ये डीसी वैल्यू सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आपके पास अब रिपल होगा। ठीक है, तो ये तमाम मतलब कि इसी के ऊपर आप देख सकते हैं कि कौन से रिलेशन किस तरीके से आएंगे। बाकी आपने हमेशा वोल्ट सेकंड बैलेंस से स्टार्ट करना है। और कोई चीज यहाँ पे, ये मैं स्लाइड्स क्विकली फॉरवर्ड कर रहा हूँ, कोई चीज आपको लगे देख के कि नहीं समझ आई तो आप बता दें, किसी चीज का मुझे भी याद आया तो मैं बता दूंगा। तो अब ये जो पूरा ये करंट की वेवफॉर्म आ रही है ना, तो ये इनपुट करंट के बराबर है, यहाँ पे लिखा भी है। तो ये खाली इतनी छोटी सी चेंज की वजह से कि जो कंपोनेंट्स की प्लेसमेंट है, आपके पास पूरा इसका बिहेवियर और सॉल्व करने का तरीका डिफरेंट हो जाता है। ठीक है, पावर का आ गया, वेव फॉर्म्स में उसी तरीके से आ गया जी, ये इनपुट करंट है। तो अच्छा, अभी जैसे मैंने बताया था कि जो इंडक्टर के क्रॉस टोटल करंट है वो आपके पास इनपुट करंट है, तो जो इंडक्टर के क्रॉस एवरेज होगा वो इनपुट साइड पे एवरेज करंट है। तो आउटपुट की साइड के ऊपर क्योंकि सिर्फ और सिर्फ डायोड हमें नजर आ रहा है, मतलब आउटपुट करंट डायोड करंट के बराबर है, तो ये वाला हिस्सा उसमें कंट्रीब्यूट नहीं करेगा क्योंकि इतनी देर तक स्विच ऑन था। रिजल्ट क्या निकलता है, ये वेवफॉर्म आ जाती है, ये वाली। जब ये वाली वेवफॉर्म आ जाती है तो इसकी एवरेज जब लेंगे ना तो वो आपको आउटपुट करंट बताएगी, और ये एवरेज डायोड के करंट में से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो रिमेनिंग जो आपके पास आएगा वो आपके पास जो है ये वाला जो करंट है ना, ये आपके पास आ गया
कैपेसिटर के अक्रॉस। जी, क्वेश्चन। सर मैंने एक क्वेश्चन पूछना था, वो ज़्यादा डेप्थ में तो नहीं है, बेसिक सा क्वेश्चन है। हम लोगों ने ना जब डेरिवेशन की हुई है उसमें जब हम लोग स्विच को ऑन कर देते हैं तो डी एस हम लोगों ने यूज़ किया हुआ है ड्यूटी साइकिल में ना। तो फिर जब DTS। जी एक तो हम करते हैं ना डी इंटू टी एस करते हैं, और फिर जब ऑन ऑफ स्विचिंग होती है ऑफ के टाइमिंग हम 1 - डी इंटू टी एस कर देते थे। जी जी। लेकिन जब आपने तो डीसीएम की कैलकुलेशन करवाई हुई है इन बक कन्वर्टर्स में, तो उसमें हमने वो डी एस कर दिया उसको, मतलब 1 - डी जो हम लिखते थे उसको डी एस कर दिया हुआ है। तो उसमें थोड़ा कंफ्यूज उसको हो रही थी। D1 कर दिया उसको। जी डी 1 कर दिया उसको। जी तो जी। सर उसमें थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही थी कि वो ऐसा क्यों किया हम लोगों ने। हाँ, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, फंडामेंटल से रिलेटेड है, लेकिन ना ये एक अच्छा क्वेश्चन है। बूस्ट कन्वर्टर के केस में ही देख लेते हैं इसको। यहाँ पे नहीं, ये तो अभी CCM चल रहा है इसका। यहाँ पे ये कभी डेल्टा 1 यूज किया, कभी दूसरा चीज यूज किया। मतलब सर हम जब स्टार्ट पे पढ़ते थे ना, मतलब जब पढ़ा है लेक्चर में, ये अब आगे भी हमने यूज किया हुआ है, तो वो 1 - डी इंटू टी एस कर दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने डी 1 को कर दिया पुट, फिर डी 1 की वैल्यू सारी निकाल, वो मुझे फिर अच्छा, समझ नहीं उसकी उसकी वजह पता क्या है? उसकी वजह यह है कि आपके पास ना, जब तक आपने स्विच ऑन किया हुआ है तो आपके पास वोल्टेज एक आ रही है इंडक्टर के क्रॉस। ठीक है, अब हमें पता है हमने स्विच कितनी देर तक ऑन किया था। हमने किया था DTS टाइम तक, और ये जो टोटल टाइम है यहां से यहां तक वो हमें पता है TS है। तो अब होना क्या चाहिए कि जी जो सेकंड टाइम है ना ऑफ के केस में, वो ऑफ कोर्स टोटल टाइम 1 - DTS ही है, क्योंकि टोटल इसने बन के जो है उसके बराबर ही आना है TS के। लेकिन अब हमारे पास जो है ना, ये दो स्टेप्स की बजाय या दो स्टेट्स की बजाय अब 3 स्टेट्स के अंदर जो है ना, DCM के अंदर आपके पास जो कन्वर्टर है वो ऑपरेट करता है। पहली स्टेट ऑन है, ठीक है। दूसरी स्टेट आपके पास ऑफ है, जिसके अंदर करंट अभी भी ग्रेटर देन 0 है। IL इज ग्रेटर देन 0, इक्वल करनी। ठीक है, और तीसरा केस है जिसके अंदर आपके पास IL इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, जो कि ये वाला स्टेट है। तो अब हमारे पास 3 स्टेट्स आ गई। तो अब हमने इन स्टेट्स के टाइमिंग को एक इस कितनी देर तक करंट फ्लो करता है, कितनी देर में करंट नहीं फ्लो करता, इस चीज को भी कहीं से जो है ना हमने ये किधर मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि इधर तो नहीं मुझे कुछ नजर आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया कि जी तीसरी स्टेट में IL इज इक्वल टू 0 है। तो ये दोनों स्विच के ऑफ के अंदर ही आ रहा है, और ये पहले वाला हिस्सा था स्विच के ऑन के केस में। तो अब आपको जैसे कि पता है कि अच्छा ये इतनी देर तक फिर कोई ना कोई वोल्टेज है, जब एक दफा D1 TS गुजर जाता है या डेल्टा 1 TS, तो उसके बाद वाला जो टाइम है उसके अंदर तो वोल्टेज करंट दोनों ही 0 है इसके क्रॉस। तो वो हमने अलहदा तरीके से डील करना है। जी पूछें। मतलब सर ये कह रहे हैं जब आप डिक्रीज हो रहा है हमारे पास करंट अप्रोच टू वो जीरो ही करना होता है ना। जी तो जी। जब जीरो स्टेट होती है उसके दौरान हमारे पास तो वोल्टेज भी नहीं होती, तो फिर हम जस्ट जीरो स्टेट को क्यों डिस्कस कर रहे हैं इसमें, कितने टाइम तक जीरो स्टेट रह रही है। हाँ, ये एक और जो है ना, यहाँ पे बड़ा एक फंडामेंटल जो है ना वो कॉन्सेप्ट दोबारा आता है। अब आपके पास मैं नंबर्स लिखता हूँ, 1 1 1 है, और नंबर है -1 है, -1 है, और एक जो है 0 है। एवरेज क्या है इन नंबर्स की? एवरेज लेनी है तो आप करेंगे 1 + 1 + 1 3 -1 -1, ये हो गया 1। और पॉइंट डिवाइड कितने पे करेंगे? अच्छा काउंट कर लेंगे इसको 2 3 5 6। 6 से किया ना डिवाइड। हाँ, तो इसको 5 से क्यों नहीं डिवाइड किया? तो वो क्योंकि आपकी आखिरी नंबर तो 0 है। इसको क्यों आपने जो है 0 को भी इसमें क्यों इंक्लूड किया है?
सर नंबर्स में और चीजें यहाँ मतलब जब एक आप स्विच ऑफ हो तब ऑन ये हो गया। इसी तरीके से इसी को, हाँ हाँ, इसी को अगर हम जो है ना वो एनालॉग के हिसाब से देखें तो वो ऐसे है कि जैसे इतनी देर तक वैल्यू पॉजिटिव थी, इतनी देर तक नेगेटिव है और फिर जीरो हो गया, पर आपने एवरेज इस टोटल ड्यूरेशन की लेनी है। ठीक है, तो आपको ये इंक्लूड करना पड़ेगा जीरो का हिस्सा, क्योंकि ये जितनी ज्यादा देर जीरो रहेगा उतनी आपकी एवरेज रिड्यूस होती जा रही है। तो वो आई एवरेज जो है वो आपका इनपुट करंट है, इनपुट करंट कम होगा तो वो सारा का सारा सिस्टम आपका चेंज हो जाएगा। पावर इनपुट आउटपुट पे बराबर रहनी है, इनपुट करंट कम होगा, ठीक है, तो वो आउटपुट साइड के ऊपर भी पावर कम रहेगी। तो ये इसलिए ये जीरो वाला पोर्शन भी आपको इंक्लूड करना पड़ता है, क्योंकि आउटपुट के केस में जो है ना वो तमाम इन केसेस के अंदर आउटपुट वोल्टेज और करंट आ रही है। इसको मैं अब आगे एक और, अच्छा ये समझ आ गई ना आपको कि जीरो जो है एवरेजेस में इंक्लूड होता है, टोटल टाइम ड्यूरेशन पे डिवाइड करना है, ठीक है सर। बेशक उसमें वैल्यू उसकी जीरो हो। अच्छा, अब आते हैं इसके ऊपर जो आपने दूसरे एक तीनों मोड्स को मैं यहाँ पे एलेबोरेट करता हूँ। एक तो इसका सर्किट बहुत पीछे है, किधर गया ये सिंपल वाला आ जाए ये। ठीक है, तो अब आपके पास जो पहली स्टेट है ना, पहली स्टेट के अंदर ये स्विच ऑन था। ठीक है, जब ये स्विच ऑन है तो ये वाला आपके पास ऑफ है और इधर से करंट जो है वो फ्लो कर रहा है। उस केस के अंदर जो है आउटपुट साइड के ऊपर कौन पावर इसको सप्लाई कर रहा है? ये कैपेसिटर दे रहा है। ठीक है, डिस्चार्ज होके ये इसको जो है इसने वोल्टेज को मेंटेन किया और करंट इधर से फ्लो कर रहा है, इनपुट साइड से कुछ नहीं आ रहा। ये थी पहली स्टेज जो मैंने बताया था ऑन। दूसरी जो स्टेज है, दूसरी स्टेज के अंदर जो है जब आपने इसको ऑफ कर दिया, ये वाला ऑन हो गया, तो ये करंट इधर से आ रहा है, यहीं से सीधा इस तरफ को जा रहा है, और ये कैपेसिटर भी कुछ ना कुछ जो है ये प्रोवाइड कर रहा है, या चार्जिंग इसकी हो रही है, लेकिन प्राइमरीली एनर्जी जो है वो यहां से आ रही है आपके पास। ठीक है, जो थर्ड स्टेट होती है जब इसके अंदर जो है करंट आपके पास जीरो हो जाएगा, उस केस में क्या होगा कि जनाब ये शॉर्ट सर्किट सा है लेकिन इसमें करंट भी जीरो है, आई एल इक्वल टू जीरो। ये उस केस के अंदर जाके आपके पास हो रहा है जब बेसिकली जो है ये वाला भी आपने जो है इसको ऑफ किया हुआ है। डायोड ये कंडक्ट आपके पास कर रहा था, लेकिन जैसे ही ये आई एल स्टोर्ड एनर्जी जीरो हो जाएगी, डायोड ने भी कंडक्ट करना छोड़ दिया, तो दोबारा कैपेसिटर इसको एनर्जी प्रोवाइड कर रहा है। तो ये तीन हमारे पास स्टेट्स हैं, तो तीनों स्टेट्स में देखना कितनी देर तक कौन सी स्टेज रहती है, उससे आपकी मोडेलिटी चेंज होगी। इसलिए D1 D2 और जो कैपिटल डी है ये सारा निकालना आपके लिए जरूरी है। सॉरी पर सर, D1 कैसे जी जीरो हो, दोबारा से पॉइंट रिपीट कर दें। थर्ड कौन पॉइंट सा? आपने। थर्ड वाले केस के अंदर, जी थर्ड वाले केस के अंदर होगा कि जी जब स्टार्ट में आप लोग इसको करते हैं ना, ये आउटपुट वोल्टेज है ज्यादा। अब ये मैं लेट से 20 वोल्ट है, ये था 10 वोल्ट। तो जब आप इसको स्विच को ऑन करते हैं, इधर से खत्म करते हैं ना, तो ये इंडक्टर के क्रॉस करंट बढ़ता है, चार्जिंग हो रही है। ठीक है, पॉजिटिव वोल्टेज है, ये ऊपर तक पहुंचता है। जब आप इसको जो है ये ऑफ कर देते हैं और इधर से कनेक्ट कर देते हैं, तो इसके इंडक्टर के क्रॉस वोल्टेज कम हो जाती है। मतलब इसके मुकाबले में ये वाला जो है ज्यादा वोल्टेज पे था, तो ये -10 वोल्ट हो गया, तो करंट रिड्यूस होता रहता है। रिड्यूस होते होते करंट जीरो तक पहुंच जाएगा। ठीक है, जब करंट जीरो तक पहुंच जाएगा तो फिर ये डायोड ऑन सिर्फ और सिर्फ जो है इस इंडक्टर के करंट की बेसिस के ऊपर था। जब करंट जीरो हो गया, इस डायोड ने आपके पास जो है ये ओपन हो जाना है। तो ये क्योंकि इसमें इस तरीके से है जैसे ये हाई वोल्टेज है, ये कम वोल्टेज है, तो ये डायोड इस तरह कंडक्ट नहीं करेगा। तो ये भी 0 वोल्ट्स के ऊपर और इसके क्रॉस प्लस माइनस 0 वोल्ट आ जाएंगे, करंट इसके क्रॉस जो है आई एल जीरो हो जाएगा। तो उस केस में यहां से आएगा, ये है थर्ड सिनेरियो जिसमें थैंक ये यू वाला सर। स्टेट है। ठीक है, तो और ये सारा का सारा जो है ना, ये अब
कोई अगर इसको कहे कि जी मैं वैसे इस सर्किट को सॉल्व करते हैं वोल्ट सेकंड बैलेंस के बगैर अगर आप कोशिश करें ना, तो आप कहेंगे जी इधर इनपुट लगाई हुई है हमने, ये इंडक्टर लगा हुआ है, मैं जो भी स्विचिंग हो या करते रहें तो जी ये कैसे डायोड ऑफ हो जाएगा। लेकिन जब वोल्ट सेकंड बैलेंस और वो सारी मतलब ये नॉर्मल जो है, अगर आप जो है वोल्ट सेकंड बैलेंस और पीरियोडिक स्टेडी स्टेट का आपको कॉन्सेप्ट ना हो, तो फिर आप इसको जो है वैसे सॉल्व नहीं कर सकते। ये स्विचिंग नॉन लीनियर टाइम वेरिएंट सर्किट है, इसको वैसे नहीं आप सॉल्व कर सकते। तो ये इसी के लिए हमने ये सारी वो टेक्निक्स यूज की थी। ठीक है ओके सर, थैंक जी। यू। जी हाँ, और कोई क्वेश्चन? नो सर, और क्वेश्चन नहीं है, बाकी सिंपल कैलकुलेशन और न्यूमेरिकल टाइप की हैं चीजें, बस ये थोड़ा मुझे हाँ प्रॉब्लम हो रही थी। क्योंकि ये इसमें ना कॉन्सेप्ट वाइज, अच्छा अब इससे ज्यादा जो अभी आगे वाला है जो आप लोगों ने बाकी आगे करना है, तो ये सबसे अजीब है। इसमें है कि जी स्विच ऑन करते हैं तो करंट जो है वो इसमें से इस साइड के ऊपर जा रहा है, ये वाला ऑफ हो जाता है। ठीक है, और जब आप जो है ऑफ करते हैं तो ये वाला ऑन हो जाता है। ठीक है, तो दोनों केसेस में कुछ ना कुछ जा रहा है। तो इसमें सीसीएम तो चलो है, डीसीएम और भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, एक तरह से मैकेनिज्म हो जाता है कि जी ये करंट जीरो हो जाएगा तो ये भी ऑफ हो जाएगा, तो यहाँ पे किस तरीके से सिस्टम होना है। तो ये अभी मैंने इधर लिख दिया कि ये असाइनमेंट 2 में होगा, मैं प्रॉपरली उसको फॉर्मुलेट करके ना कुछ अरसे तक दूंगा आपको, आप लोगों को। ठीक है, तो जब आप लोग वो खुद सॉल्व करेंगे ना अपने तौर पे, तो आपको आइडिया हो जाएगा। ये जिस तरीके से पहले डेरिवेशंस किए हैं इन दो की, उसी तरीके से इसकी भी डेरिवेशन होनी है। पर एक चीज का सबसे ज्यादा आपने ख्याल रखना है, वो है कि ये D1 जो टाइम है ना, ये डेल्टा वन या D1 कह लें, कि इसको कि ये आपने याद रखना है कि ये आपको एक वेरिएबल है, ये आपको एग्जैक्ट नहीं पता होता क्या इसकी वैल्यू है। तो उसी के लिए था कि यहाँ पर आपके पास जो है ना, जो एक इस तरह का रिलेशन आता है उधर, डेल्टा वन और वी आउटपुट दोनों नहीं पता होते जब आप वोल्ट सेकंड बैलेंस से रिलेशन निकालने लगते हैं डीसीएम मोड में। तो आपको एक और इक्वेशन लाजमी चाहिए। ठीक है, तो वो नेक्स्ट लेक्चर में मैं जब करवाऊंगा आपको आइसोलेटेड कन्वर्टर्स, तो आइसोलेटेड कन्वर्टर्स में से जो है ना, एक कन्वर्टर जो सबसे पहला ही है, वो बिल्कुल बिहेव करता है बक बूस्ट कन्वर्टर की तरह। तो जो टेक्निक्स इधर इस्तेमाल होंगी वही टेक्निक्स असाइनमेंट में आप भी यूज कर सकते हैं, अगर आपको एनालॉजी और इन चीज़ों की समझ आ जाएगी कैसे इसको सॉल्व करना है। तो मैं इसीलिए पहले वो वाला पोर्शन करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं ये प्रॉपरली असाइनमेंट आपको दूंगा। ठीक है, तो आपको जो है वो 3 पूरे जो है वो सिस्टम उस तरह के करवाए होंगे, तो ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, तो आगे असाइनमेंट फिर आप लोग उसी तरीके से करेंगे। चलें जी, अगर कोई और क्वेश्चन नहीं है तो यहाँ पे हम फिनिश करते हैं। ये वीडियो मैं अपलोड कर दूंगा, लेकिन शायद थोड़े डिले के साथ होगी कुछ, ताकि जो लोग डायरेक्ट लेक्चर लेते हैं उनके लिए ज़्यादा आसानी हो कि इमीडिएटली उनको सारी चीज़ें पता चल गई जो इस वक्त नहीं अवेलेबल। तो फिर ये जो है हफ्ते के डिले के बाद ये देखेंगे कि क्या इसमें बताया गया था Q&A सेशन में। ये एक टेक्निक होती है जो कि कॉन्फ्रेंसिस के अंदर यूज़ करते हैं। जब आप कॉन्फ्रेंस में कहीं पे जाएं तो जो लोग कॉन्फ्रेंस के ऊपर आए होते हैं उनको इमीडिएटली जो है वो पता होता है कि बाकी लोगों ने क्या प्रेजेंट किया, वो नोट्स लेते हैं, लोगों से मिलते हैं, चीज़ों का उनको आइडिया हो जाता है। जो लोग उधर नहीं आते उनके लिए फिर प्रोसीडिंग्स जो है वो ये साल बाद जाके आती होती है, तो साल तक वो बाकियों के निस्बत 1 साल पीछे रह जाते हैं उस नई अपडेटेड इंफॉर्मेशन के मुकाबले में। तो मैं इसी की एनोलॉजी जो है वो आपके इधर अप्लाई करूंगा, और हफ्ते बाद ये Q&A सेशन आएगा। जिन लोगों ने समझ लिया वो फौरन समझ लेंगे, बाकी लोगों को फिर आगे इंतजार करना पड़ेगा। ठीक है, ओके जी, फिर अल्लाह हाफिज।